मेरा नाम नैना है। जब से होश संभाला मम्मी पापा को लड़ते झगड़ते ही देखा। हमारे घर के हालात भी अच्छे नहीं थे। पापा की किराने की दुकान थी और उससे होने वाली आमदनी से घर का खर्चा मुश्किल से ही चल पाता था। मम्मी हर वक्त तो पापा से लड़ती रहती कि जब से तुमसे शादी हुई है मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब हो गई। तुमसे शादी के बाद मुझे कोई खुशी नसीब नहीं हुई। एक एक चीज़ के लिए तरसती रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी खुशियों को तरस कर रह गई है। फिर मम्मी कहती, पता नहीं मेरे घर वालों ने इस इंसान में ऐसा क्या देखा जो बिना सोचे समझे मेरी शादी इस इंसान के साथ कर दी, और फिर पलटकर भी खबर नहीं ली कि मरी हूँ या जिंदा हूँ। जब मम्मी पापा की लड़ाई होती थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी और एक कोने में छुपकर खड़ी हो जाती थी। कभी कभी तो रोते रोते वहीं सो जाती थी। लेकिन मम्मी पापा को मेरी कहाँ फिक्र थी। पापा लड़ झगड़ कर दुकान पर चले जाते और पापा के जाने के बाद मम्मी कमरा बंद करके सो जाती थीं। मैं अकेली रह जाती थी और मुझे बहुत डर लगता था। मैं मम्मी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती लेकिन मम्मी गुस्से में दरवाज़ा नहीं खोलती। कभी कभी मैं सोचती आखिर इस लड़ाई झगड़े में मेरा क्या कसूर था। मुझे पैदा ही क्यों किया गया था जब मुझे लावारिसों की तरह छोड़ देना था। कभी कभी मम्मी को मुझ पर प्यार भी आ जाता था। अपने हाथों से खाना खिलाती, अपने हाथों से कपड़े पहनाती और मुझे तैयार करती थीं। लेकिन पापा के घर आते ही मम्मी का मूड फिर खराब हो जाता और वो मेरी तरफ से फिर लापरवाह हो जाती। एक दिन पापा दुकान से घर आए तो मम्मी बोली कि मौसम बदल रहा है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, कुछ कपड़े वगैरह लाने हैं। पापा ने कहा, अभी तो मेरे पास नहीं है लेकिन किसी से उधार मांग कर दे दूंगा, फिर धीरे धीरे उसके चुका दूंगा। मम्मी ने कहा, कब तक मिल जाएंगे। मम्मी ने यही बात 2-3 बार दोहराई तो मम्मी की बात सुनकर पापा को गुस्सा आ गया। कहने लगे, तुम्हें तो हर वक्त पैसों की ही पड़ी रहती है, चाहे कैसे भी कमा कर दो, तुम्हें कोई परवाह नहीं, चाहे कोई मरे या जिए। पापा की बात सुनकर मम्मी को भी गुस्सा आ गया। कहने लगी, जब मेरा और अपनी बेटी का खर्च नहीं उठा सकते थे तो फिर शादी ही क्यों की थी। जाने कितने ऐसे लोग हैं जो घर का खर्चा चलाने के लिए बाहर विदेशों में भी पैसा कमाने चले जाते हैं, और एक तुम हो कि दूसरे मोहल्ले में भी तुम्हें काम नहीं मिलता। पता नहीं मेरे घर वालों ने तुमसे मेरी शादी ही क्यों की थी। मम्मी की बात सुनकर पापा बोले, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारी जबान से परेशान थे, हर वक्त कैंची की तरह चलती रहती है, जब देखो जहर ही उगलती हो, कोई अच्छी बात तो मुंह से निकालती ही नहीं हो। अपने गले का ढोल उतार कर मेरे गले में डाल दिया कि लो मियाँ अब इसे बजाते रहो। दोनों के झगड़ों से मैं परेशान थी। मैं मम्मी से कहती कि आप ही चुप हो जाया करें, कम से कम मेरा तो ख्याल किया करें, मैं आपकी औलाद हूँ। आपके लड़ाई झगड़े का मुझ पर क्या असर होता होगा, इस बात को तो समझते ही नहीं आप लोग। इस घर में तो रहने का मेरा दिल ही नहीं करता। हर वक्त के लड़ाई झगड़ों से मेरा मन घबराता है। मेरी बात सुनकर मम्मी ने मुझे डांट दिया और बोली, तू मेरी ही नहीं इनकी भी बेटी है, मुझे कुछ कहने से पहले अपने बाप से भी कुछ कहो। मेरी जिंदगी तो पहले ही खराब हो चुकी है इस इंसान के साथ शादी करके। मम्मी की बात सुनकर मैं गुस्से से तन तन करती छत पर आ गई। दूर आसमान में डूबते सूरज को देखते हुए मैं सोचने लगी, मेरी भी क्या जिंदगी है, न माँ की ममता मिली न बाप का प्यार। पापा कुछ दिनों से घर नहीं आ रहे थे लेकिन मम्मी को इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। वो आराम से टीवी देखती और सो जाती थीं। लेकिन मुझे रात को नींद नहीं आती थी। पापा होते थे तो खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। इन्हीं ख्यालों में मैं चुपचाप लेटी हुई थी। रात काफ़ी बीत चुकी थी। तभी आंगन में किसी की आवाज़ आई। मैंने और मम्मी ने डरते डरते जाकर आंगन में देखा तो वो पापा ही थे। पापा को देखकर मम्मी बोली, जब अंदर आने के लिए दरवाज़ा मौजूद है तो दीवार से कूदकर अंदर आने की क्या ज़रूरत थी। पापा बोले, चुप रहो, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं तो उनसे बचने के लिए जल्दी से दीवार कूदकर अंदर आ गया। मैंने पूछा, कौन लोग। पापा, कौन लोग आपका पीछा कर रहे थे। पापा बोले, कुछ समय पहले मैंने पैसे उधार लिए थे, वो पैसे अभी तक चुकते नहीं कर पाया हूँ, इसलिए वो लोग मुझसे अपना उधार मांगते हैं और इसीलिए मेरे पीछे पड़े हैं। और उनसे बचते बचाते मैं दीवार से इधर आ गया। पापा की बात सुनकर मम्मी फिर गुस्से से बोली, देख ली अपने बाप की करतूत, इसीलिए मैं इनसे लड़ती हूँ और तुम कहती हो कि पापा से लड़ाई झगड़ा मत किया करो। मम्मी की बात सुनकर पापा भी शुरू हो गए, तुम्हें तो हर वक्त लड़ाई ही सूझती है, न मौका देखती हो न लिहाज, शुरू हो जाती हो। कम से कम सामने वाले की हालत को तो समझना चाहिए। मैं कितनी मुश्किल से बचता बचाता आया हूँ और तुम्हें बस लड़ाई करने की पड़ी है। दोनों फिर से अपनी अपनी लड़ाई लेकर बैठ गए थे। मैंने गुस्से से कहा, चुप हो जाएं दोनों, आपको कम से कम मेरा तो लिहाज करना चाहिए। मेरी ही किस्मत खराब है जो मैंने तुम दोनों के घर में जन्म लिया। कभी सोचा है आप लोगों ने कि मेरा क्या कसूर है जो मुझे ये सजा मिल रही है। मैं अपने माँ बाप के होते हुए भी अनाथों से बुरी जिंदगी गुजारती हूँ। पापा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कमरे में चले गए। मम्मी बोली, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ।
तुम्हारे बाप को कोई फिक्र ही नहीं है घर की। जो हरकतें तुम्हारे बाप की हैं, क्या ये हरकतें एक जिम्मेदार आदमी करता है? मम्मी की बात भी सही थी। पापा को कोई फिक्र ही नहीं थी कि घर में कुछ खाने को है या नहीं। एक दिन इसी बात को लेकर मम्मी पापा में कुछ ज़्यादा ही झगड़ा हो गया और मम्मी घर छोड़कर चली गई। घर के हालात तो वैसे भी खराब थे, मम्मी के जाने से और भी ज़्यादा बिगड़ने लगे। मेरी एक दोस्त थी, वो जॉब करती थी। मैंने उसे कहा कि मेरे लिए भी कोई काम ढूंढ दे, मुझे इस वक्त काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसने कहा, चलो अगर बात बनती है तो तुझे ज़रूर बताऊंगी। 2 दिन गुजर गए लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे बहुत जल्दी थी, घर में फाके होने लगे थे। मम्मी भी जिद पर अड़ी हुई थी कि जब तक तुम्हारे पापा कोई अच्छा काम नहीं ढूंढ लेते, मैं घर वापस नहीं आऊँगी। मैंने पापा को बहुत समझाया कि पापा, आप कोशिश करके तो देखें, हो सकता है कोई अच्छा काम आपको मिल जाए और हमारे दिन बदल जाएं। लेकिन मुझे लगता था जैसे पापा भी कोई काम करना नहीं चाहते थे। मेरे लाख समझाने पर भी वो घर से बाहर नहीं निकलते। बस दुकान तक जाते, थोड़ी बहुत देर दुकान पर बैठते और घर आ जाते। मेरी दोस्त ने अब तक मुझे कुछ नहीं बताया था। मैंने सोचा चलो मैं ही फ़ोन करके पूछ लेती हूँ, लेकिन फिर रुक गई। सोचा अगर कुछ काम होता तो वो खुद ही फ़ोन करके बता देती। मम्मी बार बार फ़ोन करके कहती कि कोई अच्छा काम ढूंढो, लेकिन पापा ने साफ साफ मना कर दिया कि मुझसे कोई और काम नहीं होगा। तंग आकर मम्मी ने तलाक के पेपर भेज दिए। तलाक के पेपर देखकर मैं तो सन्न रह गई। मैंने पापा को बहुत समझाया, लेकिन पापा भी जिद पर अड़े हुए थे। उन्होंने भी तलाक के पेपरों पर साइन कर दिया। जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। किस्मत एक ऐसे मोड़ पर ले आई थी जहां ना माँ का प्यार नसीब हुआ, ना बाप का प्यार। अलग अलग हिस्सों में बट गई थी मेरी जिंदगी। न माँ ने मेरे बारे में सोचा और ना ही बाप ने। एक दिन वही दोस्त मेरे घर आई, कहने लगी तुम्हारे लिए एक काम है, अगर करो तो बात आगे बढ़ाऊं। मैंने कहा हाँ, मैं काम करने को तैयार हूँ। फाके करने से तो अच्छा है कि मेहनत करके पेट पाला जाए। मेरी दोस्त ने, जो अनाथ आश्रम में काम करती थी, बोली एक गाड़ी आती है जो लेकर भी जाती है और छोड़कर भी जाती है। फिर अनाथ आश्रम में मेरी नौकरी लग गई और मैं वहाँ काम करने लगी। मैं वहाँ के छोटे छोटे अनाथ बच्चों को संभालती थी। उन बच्चों को देखकर मुझे अपनी ज़िंदगी याद आती थी कि इन्हीं की तरह तो मेरी भी ज़िंदगी थी, माँ बाप के प्यार के बिना अधूरी ज़िंदगी। लेकिन भगवान की कृपा थी कि 2 वक्त की रोटी के लिए मुझे ये नौकरी मिल गई थी। अनाथ आश्रम में काम करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था और अब मैं अनाथ आश्रम में ही रहने लगी थी। एक बार मेरी सहेली कहने लगी, ऐसे तुम कब तक अकेली रहोगी, कुछ अपने बारे में भी सोचो। मैंने कहा सोचना क्या है, आराम से ज़िंदगी कट रही है। शादी तो मैं करूँगी नहीं, शादी करके अपनी ज़िंदगी बवाल थोड़ी ना बनानी है। फिर मम्मी पापा की मिसाल मेरे सामने है, उनसे मैं काफ़ी कुछ सीख चुकी हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी सहेली बोली, ज़रूरी तो नहीं जो अंकल आंटी के साथ हुआ, ये जो अंकल आंटी ने किया वो तुम भी करो और तुम्हारे साथ भी हो सकता है तुम्हारे साथ कुछ बहुत अच्छा हो जाए, कोई बहुत अमीर, बहुत चाहने वाला तुम्हें मिल जाए। मैंने अपनी दोस्त से कहा, ऐसा सिर्फ सपनों में होता है, असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। और मुझे ऐसे सपने नहीं देखना जिनके पूरे होने की कोई उम्मीद ना हो। मेरी दोस्त कहने लगी, भगवान पर भरोसा रखो, वो हमेशा अच्छा ही करते हैं। हो सकता है तुम्हारे लिए भी कुछ सोच कर रखा हो। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी, क्योंकि मुझे पता था ये सपनों की बातें हैं, हकीकत की नहीं। कुछ दिनों से अनाथ आश्रम में एक आदमी का आना जाना बहुत बढ़ गया था। देखने में बहुत ही अमीर घराने का लगता था, लेकिन उसका आते जाते मुझे देखना मुझे शक के घेरे में ले रहा था। मुझे बहुत अजीब लगता था जब आते जाते वो मेरी तरफ देखता था। तो एक दिन मैंने उसे रोक ही लिया और पूछा, आपको कोई परेशानी है क्या? आपको कुछ चाहिए मुझसे? आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगी। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। फिर मैंने कहा, तो आप हमेशा मुझे घूरते क्यों हैं? तभी मेरी दोस्त वहाँ आ गई और उस आदमी से कहने लगी, क्या बात है साहब, आपको कोई काम था? फिर मुझे डांटते हुए कहने लगी, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो? मैंने थोड़ा गुस्से से मुंह फेर लिया। वो आदमी चला गया तो मेरी दोस्त बोली, तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पता है तुम जिससे बात कर रही थी वो कौन है? मैंने कहा, मुझे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी दोस्त ने कहा, तुम्हारे लिए जानना जरूरी है कि वो आदमी कौन है। जानती हो, ये वही आदमी है, यही इस अनाथ आश्रम को चलाता है, वही इसका मालिक है। और जानती हो, वो तुम्हें हर वक्त आते जाते क्यों देखता है? क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं और तुमसे शादी करना चाहते हैं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसी पत्नी मिले जो उनका ख्याल रखे और उनसे सच्ची मोहब्बत करे। अपने दोस्त की बातों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था
क्या आखिर ये कैसे मुमकिन है, इतना अमीर आदमी एक गरीब सी लड़की से शादी करना चाहे। मैंने अपनी दोस्त से कहा, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरी दोस्त बोली, कोई गलतफहमी नहीं हुई। उन्होंने मुझसे खुद कहा है कि मुझे तुम्हारी दोस्त पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरा यकीन करो, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं कई सालों से इस अनाथ आश्रम में काम कर रही हूँ और मैं उन्हें कई सालों से जानती हूँ। ऐसा समझ लो, किस्मत तुम्हें एक मौका दे रही है और इस मौके को तुम्हें छोड़ना नहीं है। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूँगी। अपनी दोस्त की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मैंने कहा, मैं थोड़ा सोच समझकर जवाब दूंगी, इतनी जल्दी फैसला नहीं ले सकती, और फिर पापा से भी तो पूछना है। मेरी दोस्त बोली, अंकल की फिक्र मत करो, इतने अमीर आदमी की बात सुनकर अंकल कभी भी मना नहीं करेंगे। मैं ज़्यादातर अनाथ आश्रम में ही रहती थी। कभी कभी पापा से मिलने पापा के पास चली जाया करती थी। उस दिन पापा से मिलने गई, सोचा इस बारे में बात करूंगी, लेकिन जब घर पहुंची तो सर पर कयामत टूट पड़ी। पापा का एक्सीडेंट हो गया था और वो सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट थे। जब तक मैं वहां पहुंची थी, पापा इस दुनिया से जा चुके थे। अब तो मैं और भी अकेली हो गई थी। अनाथ आश्रम में मैं कब तक अकेली रहती। मैं इस रिश्ते के लिए सोचने लगी, कम से कम रहने के लिए एक घर तो मिलेगा। एक दिन वही आदमी मुझसे मिलने आया, उसका नाम हार्दिक था। कहने लगा, तुम मुझे पसंद हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इधर मेरी दोस्त भी कुछ दिनों से छुट्टी पर थी, वो काम पर नहीं आ रही थी। मुझे उसकी भी टेंशन थी। वो मेरा बहुत साथ देती थी। वो होती तो ऐसा लगता था कि जैसे मेरी बड़ी बहन मेरे साथ है। मैंने 2 दिन तक अपनी दोस्त का इंतजार किया, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। और उधर हार्दिक मेरे पीछे पड़ गए थे शादी करने के लिए। और फिर शादी के लिए मैंने हाँ कर दी। हार्दिक मुझसे शादी करके मुझे अपने घर ले गए और कहा, तुम जैसे चाहो वैसे रहो, बस मेरी घमंडी बीवी का ध्यान रखना। हार्दिक की बात सुनकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। इसका मतलब हार्दिक शादीशुदा हैं और उसने ये बात मुझसे छुपाई। वो पहले भी तो ये बात मुझे बता सकता था। फिर मुझे अपनी औकात याद हो आई कि मेरी औकात ही क्या थी और मैं कौन सी ऐसी स्पेशल थी जो हार्दिक मुझे सारी बातें बता दें। मुझसे शादी करके मुझे रहने के लिए एक घर दे दिया। ये क्या मेरे लिए कम था? जहाँ मुझे रोटियों के भी लाले थे, रहने के लिए घर नहीं था। कम से कम खाने को रोटी और रहने को छत तो मिलेगी। मैंने हार्दिक की बीबी को देखा तो मुझे हंसी आ गई। वो बहुत ही बदसूरत थी। मैंने सोचा, कहाँ इसकी बदसूरत बीबी और कहाँ मैं तो बहुत खूबसूरत थी। उसका और मेरा क्या मुकाबला। फिर मैं उसकी देखभाल करने लगी, दिन रात उसकी सेवा करती। मुझे उस पर तरस भी आता था। एक तो वो बदसूरत थी, ऊपर से चल भी नहीं सकती थी। मैं उसकी इतनी सेवा करती और वो थी कि मुझसे चिढ़ती रहती थी। एक दिन तो हद ही हो गई, उसने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि ये बदकिरदार है। लेकिन मेरे पति ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन मुझे इसकी इस हरकत से बहुत गुस्सा आया था। मैंने ध्यान दिया कि उस घर में कोई शीशा नहीं था। घर में शीशा न लगाने की वजह मेरे पति ने मुझे कभी नहीं बताई थी। हो सकता है हार्दिक ने इसलिए घर के सारे शीशे हटा दिए हों, जिससे कि उसकी पत्नी खुद को देखकर डर ना जाए। लेकिन मैंने अपनी सौतन के कमरे में एक शीशा लगाने की सोची, जिससे कि वो शीशे में खुद को देखे और उसका घमंड टूटे कि वो कितनी बदसूरत है। और मैंने ऐसा ही किया था। एक शीशा अपनी सौतन के कमरे में लगा दिया। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि नौकरानी चीखती हुई बाहर आई कि मेम साहब बेहोश हो गई हैं। मैं और हार्दिक भागकर अंदर कमरे में गए तो वाकई वो बेहोश पड़ी थी। अपनी सौतन को देखकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। वो बेहोश तो थी ही, लेकिन उसके साथ साथ वो खूबसूरत भी हो चुकी थी। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, ये बस डर के मारे बेहोश हो गई हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं। मेरी सौतन अब होश में आ चुकी थी, लेकिन जब से वो होश में आई थी बस रोए जा रही थी और रो रो कर कहती थी कि मुझे तो लगता था कि मेरा चेहरा मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा, मैं यूं ही बदसूरत ही मर जाऊंगी। मैंने ये सारे दिन बहुत ही दर्द में काटे हैं। मुझे अब इन दुखों का बोझ उठाया नहीं जाता। मेरी सौतन, जिसका नाम सीमा था, वो रो रही थी और हार्दिक उसे चुप करा रहे थे। फिर रोते रोते सीमा बोली, आज मैं आपको एक राज बताना चाहती हूँ। अब इस राज का बोझ मुझसे उठाया नहीं जाता। आज से 5 साल पहले जब हमारी शादी होने वाली थी तो तुम्हारी बहन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि मैं बहुत ही घमंडी हूँ। आप अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करते थे और आपने अपनी बहन की बात मान ली थी। इस शादी से आपने भी इनकार कर दिया था। लेकिन हार्दिक, मैं तो आपको अपना दिल दे बैठी थी, ऐसे कैसे इस रिश्ते को ना होने देती। मैं दिन रात कमरे में पड़ी रोती रहती। मेरे माँ बाप मेरी हालत देख नहीं सकते थे। फिर पता नहीं मेरी मम्मी पापा ने क्या किया कि ये रिश्ता तय हो गया। मैं बहुत खुश थी, लेकिन तुम्हारी बहन की तरफ से मेरे दिल में गांठ पड़ चुकी थी। मुझे उससे नफरत होती थी।
शादी के बाद जब मैं घर आई तो मुझे हैरत हुई कि तुम्हारी बहन तो बहुत अच्छी थी, वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन तुम्हारी बहन कितना भी ख्याल रखे, पर मेरे दिल से उसके लिए नफरत कम नहीं हुई। मैं हमेशा तुम्हारी बहन मोहिनी को नीचा दिखाने की कोशिश करती, लेकिन आप अपनी बहन से इतनी मोहब्बत करते थे। जब भी मैं उसके खिलाफ कोई बात करती तो आप कोई बात ही नहीं सुनते। कहते कि मैंने अपनी बहन को बाप बनकर पाला है। बस मुझसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपने दोस्त से मिलकर एक ऐसी चाल चली कि तुम्हारी बहन कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहे। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मोहिनी को अपने प्यार के जाल में फंसाओ, और फिर उसने ऐसा ही किया। आखिर मोहिनी भी एक लड़की थी, उसकी उम्र सपने देखने की थी। मेरा दोस्त मयंक मोहिनी को फ़ोन करने लगा। धीरे धीरे मोहिनी भी मयंक के प्यार में पड़ने लगी। दोनों देर रात तक आपस में बातें करते। धीरे धीरे दोनों आपस में प्यार करने लगे, और फिर मुझे पता चला कि मयंक मोहिनी से सच्चा प्यार करने लगा है। मेरे तो दिल पर कयामत ही बीत गई, क्योंकि मैं भी मयंक को पसंद करने लगी थी। आपसे शादी करने के बाद पता चला कि वो सिर्फ मेरा जुनून था। मुझे आपसे कोई मोहब्बत नहीं थी। मुझे तो मयंक से मोहब्बत थी, जो मुझे शादी के बाद पता चला था। और मैं ये कैसे होने दे सकती थी कि जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ वो लड़का मेरी दुश्मन से प्यार करे। इतना कहकर सीमा चुप हो चुकी थी और हार्दिक उसे अविश्वास से देख रहे थे। फिर हार्दिक बोले, तो इसका मतलब है उस दिन मेरी बहन सच कह रही थी, तुमने उस पर गलत इल्जाम लगाया था। सीमा बोली, हाँ मोहिनी सही कह रही थी। उस रात को मैंने ही एक लड़के को उसके कमरे में भेजा था, और ऐन उसी वक्त तुम्हें भी मैंने कमरे में भेजा। अपनी बहन के कमरे में किसी गैर लड़के को देखकर तुम्हें गुस्सा आ गया था। मोहिनी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, माफिया मांगती रही कि भाई मैं नहीं जानती ये लड़का कौन है और कैसे मेरे कमरे में आया। लेकिन तुमने उसकी एक नहीं सुनी। वो लड़का तो भाग गया था, और तुमने अपनी बहन के मुंह पर एक थप्पड़ मारा था। उससे गुस्से से बोले थे कि बताओ अब क्या चाहती हो। मोहिनी ने रोते रोते मयंक का नाम लिया था, और मयंक के बारे में तुम्हें सब कुछ बताया था कि वो मयंक से प्यार करती है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है और आप मुझे इस घर में रखना नहीं चाहते तो मयंक को बुलाकर मेरी शादी करवा दें और मुझे घर से निकाल दें। मयंक का नाम सुनकर मैं हड़बड़ा गई थी। ये तो मेरी चाल मुझे पर उल्टी पड़ने लगी थी। मैंने तुम्हें रोकने की लाख कोशिश की, लेकिन तुम नहीं माने और मयंक को फ़ोन करके बुला लिया। मयंक के सामने सारा मामला रखा गया। मयंक ने मुझे गुस्से भरी नज़रों से देखा था। वो समझ गया था ये सब मेरा ही प्लान होगा। फिर उसने मोहिनी के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी। तुमने उसी वक्त मोहिनी और मयंक की शादी करवाकर मोहिनी को घर से निकाल दिया। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से में आकर मैं काले जादू के चक्कर में पड़ गई। मैं एक बाबा से मिली जो काला जादू करते थे। मैं मोहिनी के पुराने कपड़े ले जाकर बाबा को देती और मोहिनी पर काला जादू करवाती। लेकिन वो इतनी सच्ची, इतनी नेक दिल थी, इतनी मासूम थी कि उस पर काला जादू भी असर नहीं करता था। वो कुछ दिन बीमार रहती लेकिन दोबारा सही हो जाती। एक दिन मैंने बाबा से कहा कि कोई ऐसा जादू करो कि वो बदसूरत हो जाए, कि मयंक उसका चेहरा भी ना देखे। उस बाबा ने कहा, ठीक है, तुम उस लड़की का दुपट्टा लाकर मुझे दे दो, मैं ये जादू करना शुरू करता हूँ। मैं घर आ गई। अगले ही दिन मोहिनी भी मयंक के साथ आई थी। वो बहुत खुश थी। हार्दिक ने तो उससे बात ही नहीं की थी, क्योंकि वो मोहिनी से बहुत नाराज था। वो कुछ देर मेरे पास बैठी रही और चली गई। उसकी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसी समय मैंने मोहिनी के कमरे से एक दुपट्टा निकाला और बाबा को दे आई। बाबा ने वो अमल पूरा किया और वो दुपट्टा मुझे देते हुए कहा, ये दुपट्टा उस लड़की के ऊपर डाल देना, वो बदसूरत हो जाएगी। लेकिन याद रखना, इस दुपट्टे को कोई और न छुए, नहीं तो ये सब उसी पर हो जाएगा। और हाँ, जिस दिन कोई सच्चे दिल की और दुखों की मारी लड़की उस लड़की को शीशा दिखा देगी, वो फिर से खूबसूरत हो जाएगी। मैंने सोचा, एक बार मोहिनी को बदसूरत होने दो, उसके बदसूरत होते ही मयंक उसे वैसे ही छोड़ देगा, और फिर आज की दुनिया में सच्चे दिल का है ही कौन जो उसे शीशा दिखाएगा। मैं वो दुपट्टा लेकर घर आ रही थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गलत करता है भगवान उसके साथ गलत करते हैं। रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और वो दुपट्टा मेरे ऊपर ही गिर गया और मैं ही बदसूरत हो गई। होश आने पर पता चला कि मैं अपनी दोनों टांगें भी गंवा चुकी हूँ। मेरी तो दुनिया ही लुट गई थी, जिंदगी बर्बाद हो गई थी। लेकिन हार्दिक ने मेरा बहुत साथ दिया। इतना सब कुछ होने पर भी हार्दिक ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, हर तरह से मेरा ख्याल रखा था। मेरी नंद मोहिनी भी आती, उसने भी मुझे माफ़ कर दिया था और मेरी देखभाल करती थी। मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा होती कि जिस लड़की को मैंने बर्बाद करना चाहा, जिस लड़की के लिए मैं साजिशें करती रही, वही मेरा ख्याल रखती है। एक दिन मैं रो रो कर अपने भगवान से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी कि मेरी ननद ने मेरी सारी बातें सुन लीं और उसने कहा, भाभी आपने मेरे साथ इतना गलत किया,
आप तो माफ़ी के लायक ही नहीं हैं। और फिर वो चली गई थी। अब घर में अकेली रह गई थी मैं। घर में पड़ी पड़ी तड़पती रहती। फिर मुझे पता चला कि हार्दिक को किसी लड़की से प्यार हो गया है और वो उससे शादी करना चाहता है। मैंने हार्दिक को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन हार्दिक नहीं माने। और फिर हार्दिक ने नैना से शादी कर ली। मैं नैना को इस घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं उसे तंग करती और उस पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम भी लगाया ताकि तुम इसे घर से निकाल दो। लेकिन इस बार तुमने मेरी नहीं सुनी और नैना पर विश्वास किया। अपनी पत्नी की ये सब बातें हार्दिक सुन रहे थे। बहुत देर बाद बोले, सीमा, तुमने बहुत गलत किया। मैंने अपनी छोटी बहन को बाप बनकर पाला था। हमारे माँ बाप बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए थे। उस समय मोहिनी सिर्फ 1 साल की थी और मैं 6 साल का था। मैंने मोहिनी को माँ बाप, भाई सबका प्यार दिया, लेकिन तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। एक भाई को बहन से जुदा कर दिया। हार्दिक की आंखों में गुस्सा भी था और आंसू भी थे। सीमा हार्दिक से रो रो कर माफिया मांग रही थी। हार्दिक बोले, सीमा, मैं तुम्हें माफ़ तो करूँगा, बल्कि तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। तुम जब चाहो मुझसे तलाक ले सकती हो। ऐसा कहकर हार्दिक ने मेरा हाथ पकड़ा और घर से निकलते चले गए। सीमा हार्दिक को आवाज़ें देती रह गई, लेकिन हार्दिक ने उसकी नहीं सुनी। हार्दिक मुझे लेकर अपनी बहन मोहिनी के घर पहुंचे। मोहिनी को देखकर मैं दंग रह गई। मोहिनी कोई और नहीं, वही अनाथ आश्रम वाली मेरी दोस्त थी। मुझे देखते ही मोहिनी खुश हो गई। मुझसे गले मिलते हुए बोली, और बता नैना, कैसी हो? मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी हार्दिक हाथ जोड़कर मोहिनी के सामने खड़े हो गए। मोहिनी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मोहिनी ने हार्दिक के हाथ पकड़ लिए और कहा, नहीं भाई, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जानती हूँ आपको अंधेरे में रखा गया, इसलिए आपने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन मेरे भगवान ने मेरे साथ जो भी किया अच्छा ही किया। मुझे ज़िंदगी में मयंक जैसा पति मिला, मुझे इससे बढ़कर और क्या चाहिए। नैना की शादी आपसे मैंने ही कराई थी, क्योंकि मुझे पता था सीमा भाभी आपको बर्बाद कर देंगी, आपको कभी खुश नहीं रहने देंगी, क्योंकि मुझे मयंक ने बता दिया था कि वो आपसे प्यार नहीं करती। और फिर जब आप अनाथ आश्रम में आते थे तो मैंने आपकी आंखों में नैना के लिए कुछ देखा था। आप आते जाते नैना को देखते थे, तभी मैं समझ गई थी कि नैना आपको पसंद है। अनाथ आश्रम में मैं तो रोज ही जाती थी, क्योंकि अनाथ आश्रम के बच्चों की देखभाल करना मुझे अच्छा लगता था। लेकिन आप तो एक दिन किसी काम से अनाथ आश्रम आए थे और फिर नैना को देखने के बाद हर दूसरे तीसरे दिन अनाथ आश्रम में आने लगे थे, और मैं तभी समझ गई थी कि नैना आपको पसंद है। और फिर किसी तरह मैंने नैना को आपसे शादी करने के लिए कन्विंस किया। उधर अनाथ आश्रम के एक बंदे से मैंने आपसे कहलवा दिया कि नैना आपको पसंद करती है और आपसे शादी करना चाहती है। फिर आपने नैना से बात की और फिर इस तरह आप दोनों की शादी हो गई। मोहिनी की बात सुनकर हार्दिक मोहिनी के सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोले, मेरी छोटी सी बहन इतनी बड़ी हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। मैं भी बहुत खुश थी कि मुझे हार्दिक जैसा प्यार करने वाला पति और मोहिनी जैसे प्यार करने वाली बहन के रूप में एक ननद मिली थी। मेरा और हार्दिक का एक बच्चा है। अब हम अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं। हार्दिक मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। भगवान ने मुझे इतनी खुशियाँ दी हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। सच कहते हैं, दूसरों के साथ अगर गलत करोगे तो भगवान तुम्हारे साथ गलत करेंगे। अगर तुम सच्चे हो, दूसरों का भला करते हो, तो भगवान तुम्हें इतनी खुशियाँ देंगे कि संभाले नहीं संभाली जाएंगी। हार्दिक ने सीमा को तलाक दे दिया है। अब मैं, हार्दिक और हमारा बच्चा तीनों अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।